हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रिपब्लिकन क्लासेस। एक बार रिपब्लिकन क्लासेस में फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम 1857 के विद्रोह के बारे में जानेंगे कि ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, इसके प्रभाव क्या पड़े इत्यादि बातों के बारे में आज हम लोग जानेंगे। तो ये सब जानने से पहले सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि विद्रोह किसे कहते हैं। तो साधारण भाषा में जानें तो जब कोई समाज लंबे समय तक परेशान किया जाता है, लेकिन इसी बीच कोई ऐसी घटना घट जाए जिसे बर्दाश्त ना किया जा सके, तब बिना सोचे समझे अनप्लान्ड वे में जब हिंसा कर दी जाती है तो उसे विद्रोह कहा जाता है। तो यहाँ पे जैसे शॉर्ट में लिखा भी है कि कोई भी कारण जो दीर्घकालिक लंबे समय से कोई कारण चला आ रहा हो, उसके साथ अगर कोई भी ऐसी घटना घट जाए जो बिल्कुल भी असहनीय हो, उसे तात्कालिक कारण कहते हैं। तब जो जनता होती है वो बिना किसी योजना के कोई भी युद्ध की योजना नहीं बनाती है और हिंसा कर दे तो उसे विद्रोह के नाम से जाना जाता है। तो 1857 के विद्रोह में लोगों का बहुत ज़्यादा शोषण हुआ। तो ये एक ऐसी घटना घटी थी जिसके बाद विद्रोह कर दिया था, इसलिए इसे 1857 के विद्रोह के नाम से जाना जाता है। तो सबसे पहले कुछ बेसिक बातों को जान लेते हैं कि जैसे कि इसकी समयावधि क्या थी। तो 1857 का विद्रोह 10 मई 1857 को प्रारंभ हुआ था और ये जून 1858 तक चला था। इसके अलावा जब 1857 का विद्रोह हुआ था उस समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री पामस्टन थे। तो ये प्रश्न आ सकता है कि जब 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश में पीएम कौन था, तो वो पामस्टन थे और ब्रिटिश प्रमुख इस समय लॉर्ड कैनिंग थे। लॉर्ड कैनिंग इस समय ब्रिटिश प्रमुख थे। अब जान लेते हैं कि विद्रोह का नेता कौन था। तो विद्रोह का नेता था बहादुर शाह द्वितीय, जो एक मुगल शासक था। ये बहादुर शाह द्वितीय यही विद्रोह के नेता के रूप में उभर कर सामने आए थे। लेकिन ये एक नाम मात्र के नेता थे क्योंकि बूढ़े हो चुके थे, लेकिन इनको समाज में जन सहमति मिली हुई थी, इसलिए इन्हें नेता के रूप में चुना था। जबकि वास्तविक नेता जो थे वो एक सैनिक समिति थी, उसके जो नेता बख्त खां थे, इस विद्रोह के वास्तविक नेता थे। तो इस विद्रोह पर लिखने वाला सरकारी इतिहासकार कौन था? तो ये थे सुरेंद्र नाथ सेन। तो ये प्रश्न बन सकता है कि 1857 के विद्रोह पर जिसने भी लिखा उसमें से सरकारी इतिहासकार कौन था? वो थे सुरेंद्र नाथ सेन। तो 1857 का जो विद्रोह है वो भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के खिलाफ एक व्यापक लेकिन असफल विद्रोह था, जिसने ब्रिटिश राज की ओर से एक संप्रभु शक्ति के रूप में कार्य किया। तो ये एक बेसिक सा अंडरस्टैंडिंग के लिए है कि 1857 के विद्रोह में हुआ क्या था। तो अब आगे चलते हैं और इस विद्रोह के बारे में विस्तार से जानकारी ग्रहण करते हैं। तो सबसे पहले इस विद्रोह के कारणों को जान लेते हैं कि ये विद्रोह हुआ क्या था। तो सबसे पहले आर्थिक कारण आते हैं। आर्थिक कारणों में सबसे पहला है कि जो भारत के उद्योगों को समाप्त करना। तो जो अंग्रेज थे, अंग्रेजों से जो भारतीय थे उनका बहुत अधिक शोषण हो रहा था। तो हुआ क्या था कि इंग्लैंड में इस समय तो औद्योगिकरण हो चुका था, तो जो इंग्लैंड में सामान बनता था तो उन्हें बेचने के लिए बाजार की ज़रूरत थी। तो बाजार के उद्देश्य से बेचने के उद्देश्य से इन लोगों ने भारत के उद्योगों को समाप्त कर दिया था, जिससे भारतीय कारीगर अंग्रेजों से नाराज़ थे। तो इनका शोषण हो रहा, तो ज़ाहिर-सी बात है किसी का भी व्यापार नष्ट होगा तो उनका घाटे में चले जाएँगे, तो वो शोषण करने लगेंगे। एक ये कारण था और दूसरा कारण था कि 1813 में कंपनी ने एक तरफ़ा मुक्त व्यापार की नीति अपना ली थी। इसका मतलब क्या है कि जो हुआ क्या था कि इसमें कंपनी ने एक तरफ़ा मुक्त व्यापार की नीति से मतलब क्या था कि अगर इंग्लैंड से बनी चीज़ें भारत आ रही हैं तो उन पे कोई कर नहीं देना पड़ता था। जबकि अगर भारत से बनी कोई भी चीज़ इंग्लैंड जा रही है तो उस पे भारी कर देने पड़ते थे, जिससे भारतीयों को नुकसान हो रहा था और इसी के चलते कई भारतीय व्यापारियों को अपना व्यापार भी बंद करना पड़ा था। इसलिए भी ये लोग नाराज़ थे अंग्रेजी शासन से। इसके अलावा जो भारत में बनी चीज़ें थी, उच्च कर लगता था इन पर। जो भारत में बनी चीज़ें जो इंग्लैंड में भेजी जाती थी उन पर उच्च कर लग रहा था। इसके साथ ही साथ रेलवे सेवा के आने के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में लघु उद्योग भी समाप्त हो गए थे। इसका मतलब ये था कि जब रेल सेवा आई तो जो अंग्रेज थे उनकी पहुंच ग्रामीण क्षेत्रों तक भी हो गई थी। तो वहाँ पे जो लघु उद्योग, जो कुटीर उद्योग जो चल रहे थे, जो छोटे मोटे उद्योग थे, ये भी समाप्त हो चुके थे। तो इससे भी बहुत ज़्यादा अर्थव्यवस्था को हानि हो रही थी। तो ये आर्थिक कारण थे। इसके अलावा जो कंपनी ने खेती के सुधार पर बेहद कम खर्च किया था। जो कंपनी थी वो सिर्फ अपने फ़ायदे पर बात करती थी। वो भारत में खेती पर के सुधारों पर बात नहीं करती थी। इनसे बस अपने मतलब की फसलें उगवाती थी, जैसे नील, अफ़ीम इत्यादि की फसलें उगवाती थी, लेकिन उस पर खर्च नहीं करती थी। तो इसलिए भी जो किसान थे उनकी भी स्थिति बहुत ज़्यादा बेकार हो गई थी। तो वो भी शोषण उनका ही बहुत ज़्यादा हुआ था। तो वो भी विद्रोह के लिए तैयार ही बैठे हुए थे। इसके अलावा राजा रजवाड़ों की भी वित्तीय स्थिति खराब हो चुकी थी, क्योंकि इन लोगों को जो था वो अंग्रेज़ों को बहुत सारा
जो धन होता था वो इन लोगों को उपहारों के रूप में देना पड़ता था। अब आते हैं कि राजनैतिक कारण क्या था? तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उनकी जो 2-3 नीतियाँ थीं वो राजनीतिक कारण बहुत महत्वपूर्ण थी जिनकी वजह से भारत में जन असंतोष बहुत ज़्यादा फैल चुका था। उनमें से जैसे थी प्रभावी नियंत्रण की नीति, सहायक संधि की नीति और व्यक्तिगत सिद्धांत। जो जैसे सहायक संधि के माध्यम से वेलेज़ली ने बहुत सारे मतलब जो हमारे राज्य थे उनको अपने कब्ज़ों में कर लिया था, जिससे वहाँ की जनता जो थी वो उनका बहुत ज़्यादा शोषण हुआ, इसलिए भी वो विद्रोह करने को लिए तैयार हो गए थे। इसके अलावा जो डलहौज़ी लाया था व्यक्तिगत का सिद्धांत, इसके आधार पर भी बहुत शोषण हुआ। तो ये सब कारण थे, जैसे कि ये लिखा भी है कि वेलेज़ली ने भारतीय राज्यों को अंग्रेजी राजनीतिक परिधि में लाने के लिए सहायक संधि आदि प्रणाली का प्रयोग किया था। और इसके अलावा जो मिशनरियों की सहायता से ईसाई धर्म का भूचाल आया था, ये भी एक कारण बना था शोषण का और इसका विद्रोह होने का। और ये डलहौजी ने राज्य हड़पने की नीति का पालन करते हुए भारतीय राजाओं के राज्यों को उचित और अनुचित तरीके से ब्रिटिशों ने कब्जे में कर लिया, जिससे भारतीय राजाओं में गहरा असंतोष प्राप्त हो गया। इसने अवध भी अधिग्रहण कर लिया था, जबकि अवध के जो नवाब वाजिद अली शाह थे, इस समय जो वाजिद अली शाह अवध के नवाब थे, ये अंग्रेजों के स्वामी भक्त थे। तो ये प्रश्न यहाँ पे बन सकता है कि अवध का ऐसा कौन सा नवाब था जो अंग्रेजों का स्वामी भक्त था? तो वो थे वाजिद अली शाह। तो इस प्रकार से डलहौजी और वेलेज़ली ने ये अपनी नीतियाँ अपनाई थी जिस कारण से विद्रोह हुआ था। प्रशासनिक कारण क्या था? तो जो कंपनी में प्रशासन में व्याप्त भ्रष्टाचार, विशिष्ट रूप से पुलिस, निम्न अधिकारियों एवं अधीनस्थ अदालतों में असंतोष जो था वो एक मुख्य कारण था। अब आते हैं कि जो ये विद्रोह हुआ था, अब ये तो हो गए दीर्घकालिक कारण जो बहुत लंबे समय से चले आ रहे थे जिनकी वजह से शोषण हो रहा था। तो मतलब जो भारतीय थे वो तैयार बैठे हुए थे कि उनको वो होता नहीं है कि एक चिंगारी चाहिए थी जिससे कि वो विद्रोह कर दें। तो ये एक कारण बना, चिंगारी का काम किया था इस कारण ने और इस वजह से ये विद्रोह हो चुका था। तो ये विद्रोह कारण क्या था? तो ये जो ब्रिटिश सेना थी उसने अपनी सेना में चर्बी युक्त कारतूसों वाले एनफील्ड राइफल का इस्तेमाल करवा दिया था। तब इसमें ये जो चर्बी युक्त कारतूस थी इनमें प्रॉब्लम क्या थी? तो ये जो इस पे जो गाय और सूअर की चर्बी का प्रयोग किया गया था। होता क्या था, जो राइफ़ल होती थी उसमें जो सिपाही होते थे उनको लोड करने के लिए उसे पहले मुँह से तोड़ना खोलना पड़ता था। मतलब उसके ऊपर की जो लगी पट्टी लगी होती है उसे मुँह से खोलना पड़ता था। तो इससे हुआ क्या था कि हिंदू और मुस्लिम दोनों ही नाराज़ हो गए थे, क्योंकि हिंदू जो थे उनके लिए गाय एक माता के रूप में मानी जाती है और जो मुस्लिम थे उनके लिए सूअर जो था वो हराम की वस्तु मानी जाती थी। तो इस सेना में जो भारतीय सिपाही थे उन्होंने इसके प्रयोग को मना कर दिया था, जिस वजह से अंग्रेज़ नाराज़ हो गए थे और इन लोगों ने मतलब बहुत कहा, बट भारतीयों का इन लोगों को लगा इनके धर्म को नष्ट किया जा रहा है। और जो भारतीय सैनिक थे वो लोग अपने धर्म को लेके बहुत ज़्यादा रिजिड थे। वो किसी भी चीज़ को मान सकते थे, बट वो अपने धर्म को नहीं मानते, मतलब धर्म के विरुद्ध कुछ भी नहीं सुन सकते थे। तो इन लोगों को ऐसा लगा कि हमारा धर्म ये लोग नष्ट कर रहे हैं, मतलब जो अंग्रेज हैं वो हमारे धर्म को नष्ट करना चाहते हैं। तो इसलिए अब इस विद्रोह का आरंभ होगा। तो अब इस विद्रोह के आरंभ होने से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तिथियां हैं, जिसमें सबसे पहली है 23 जनवरी 1857। इस दिन हुआ क्या था, जो दमदम बंगाल में ब्रिटिश सेना के जो भारतीय थे उन्होंने इस नई कारतूस के प्रयोग से इनकार कर दिया था। सबसे पहली बार ये प्रश्न आ सकता है कि सबसे पहली बार ब्रिटिश सेना के भारतीयों ने मतलब कारतूस का प्रयोग करने से इनकार कब किया था? तो वो 23 जनवरी 1857 को दमदम बंगाल में इनकार किया था। लेकिन फिर अंग्रेजियों ने समझाया था तो ये लोग मान गए थे। उसके बाद 29 मार्च 1857 आ गया था, तब बैरकपुर पश्चिम बंगाल में जो 34 नेटिव इन्फेंट्री, यहाँ पर एक सेना थी 34 नेटिव इन्फेंट्री के नाम से उसे जाना जाता है, यहाँ पर कारतूस के प्रयोग से इनकार कर दिया गया था। यहाँ पर कारतूस के प्रयोग से इनकार किया था। तो यहाँ पे मंगल पांडे ने एक अंग्रेजी अधिकारी को गोली मारकर हत्या कर दी थी। तो एक जो विद्रोही था मंगल पांडे, उसने एक अंग्रेजी को गोली मारकर हत्या कर दी थी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा परेशान था। मतलब ये लोग बहुत ज़्यादा दबाव बना रहे थे भारतीयों पर कि वो लोग कारतूस का प्रयोग करें, लेकिन भारतीय जो थे वो तैयार नहीं थे और मंगल पांडे ने इस्तेमाल करने से मना कर दिया। तो अंग्रेज नहीं माने, तो इसका परिणाम क्या हुआ था कि इसने अंग्रेजी अधिकारी को गोली मारकर हत्या कर दी। अब वो अंग्रेजी अधिकारी था कौन? अंग्रेजी अधिकारी वो था हडसन। इसका नाम था हडसन, अंग्रेजी अधिकारी हडसन था। इसको इसने गोली मार दी थी। तो फिर हुआ क्या था, इसके परिणाम स्वरूप आगे चलकर मंगल पांडे को गिरफ्तार कर लिया गया था और इन्होंने अंग्रेज जो थे उन्होंने इनसे बोला कि अपनी गलती स्वीकार कर लें। तो लेकिन मंगल पांडे ने कहा कि हमने जो किया है सही किया है, हमें कोई पछतावा नहीं है। तो इसलिए आगे चलकर 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी पर लटका दिया गया था बैरकपुर में।
तो ये प्रश्न ये भी आ सकता है कि मंगल पांडे को फांसी पर कब लटकाया गया या कहाँ लटकाया गया? तो इसे ही अब 1857 का विद्रोह का आरंभ माना जाता है, मतलब व्यापक रूप से इसका आरंभ यहीं से माना जाता है। फिर 24 अप्रैल 1857 को मेरठ में 3 नेटिव इन्फेंट्री जो थी उसने भी इसके कारतूस के प्रयोग से इनकार कर दिया था। उसके बाद 10 मई आती है 1857, 10 मई 1857। तो हुआ क्या था कि मेरठ में जो तैनात पूरी भारतीय सेना ने खुला विद्रोह कर दिया था। तो मेरठ में जिन जिन ने विद्रोह किया था उन्हें 10 साल के लिए जेल में डाल दिया गया था। यहाँ से मामला और बिगड़ने लगा था। तो हुआ क्या था, फिर से इन लोगों ने, भारतीय सिपाही जो थे, इन्होंने तय किया कि अब विद्रोह करेंगे। तो मेरठ में विद्रोह किया और जिन लोगों को मतलब अंग्रेजों ने 10 साल के लिए बंद कर लिया था उन सबको छुड़वा लिया और पूरे मेरठ में कब्जा कर लिया था। इसे ही 1857 का आरंभ मानते हैं। अब हुआ क्या था कि जब ये सब हो गया तो अब सिपाहियों को एक लीडर बनाने का सोचा। तो इन लोगों ने सोचा कि लीडर उसे बनाएं कि जिससे समाज में एक्सेप्टेंस हो, जिसे सब मानते हो, तो जिससे उसकी बातें सब माने। तो इस समय इन लोगों ने बहादुर शाह द्वितीय को अपना नेता चुना था, मुगल बादशाह को नेता चुना था। तो इसको चुनने का कारण यही था क्योंकि ये मुगल बादशाह था, इस समय इसके समाज में एक्सेप्टेंस बहुत ज़्यादा थी इसलिए। तो 12 मई 1857 को विद्रोही जो थे सारे दिल्ली पहुंच गए। इन्होंने दिल्ली पर कब्जा किया 12 मई 1857 को और मुगल बादशाह को नेता के रूप में चुन लिया था। और मुगल बादशाह थे कौन? ये मुगल शासक, जो मुगल एम्परर चल रहा था उसके जो ये अंतिम मुगल बादशाह थे। तो अब ये सब लोग, ये हुआ तो इन लोगों ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया। फिर जल्द यह विद्रोह जो था 1858 में बुरी तरह दबा दिया गया था। अब इन विद्रोह के केंद्रों के बारे में जान लेते हैं कि ये विद्रोह कहाँ कहाँ तक फैला, भारत के किन किन राज्यों तक ये विद्रोह पहुंच पाया था। उनमें से कुछ महत्वपूर्ण राज्य थे जिनका वर्णन यहाँ किया है। जैसे पहला महत्वपूर्ण राज्य था लखनऊ। तो लखनऊ ये जो थी ये अवध की राजधानी थी। ये तो सभी लोग जानते हैं कि अवध की राजधानी है। तो जो अवध में बेगम हजरत महल थी, इन्होंने लखनऊ से इस विद्रोह का नेतृत्व किया था। इसके बाद कानपुर पे चलते हैं। तो कानपुर में विद्रोह का जो नेतृत्व है वो बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र जो नाना साहब थे, इन्होंने किया था। और झांसी में रानी लक्ष्मीबाई ने किया था। इन्होंने भी अपने अपने मतलब अपने उसके लिए किया था, अपना इनका अलग ही हित था कि ये अपना झांसी जो थी वो अंग्रेजों को नहीं देना चाहती थी, इसलिए इन्होंने विद्रोह किया था। फिर ग्वालियर में झांसी की रानी के जो सेनापति या कुछ भी कह लो, सेनापति जो थे वो तात्या टोपे थे। इन्होंने यहाँ पर ग्वालियर से नेतृत्व किया था। इसके बाद बिहार में कुंवर सिंह ने नेतृत्व किया था। कुंवर सिंह के बारे में एक बात और जानने वाली है कि ये शाही घराने से संबंधित है, जगदीशपुर में। ये कभी कभी प्रश्न अंदर बहुत डीप में पूछता है तो पूछ सकता है। उसके अलावा लियाकत अली ने इलाहाबाद से नेतृत्व किया था और मनी राम दत्त ने असम से नेतृत्व किया था। तो ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि किसने नेतृत्व किया था, कहाँ से नेतृत्व किया था, या ऐसे प्रश्न आ सकता है कि अवध से किसने नेतृत्व किया या असम से किसने नेतृत्व किया। तो इस प्रकार से घुमा के क्वेश्चन पूछ सकता है। इसके अलावा एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात इस विद्रोह के बारे में जानने वाली है कि जो नव शिक्षित वर्ग था उसने इस विद्रोह में सहयोग नहीं दिया था। जो नव शिक्षित वर्ग मतलब जो पश्चिमी शिक्षा ग्रहण कर रहा था उसने इस विद्रोह में साथ नहीं दिया था। इसका कारण ये था क्योंकि ये पश्चिमी शिक्षा ग्रहण कर रहे थे, तो जो अंग्रेज थे वो इन लोग के मन में ऐसा इन लोग का माइंडसेट कर रहे थे कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो इनके पक्ष में काम कर रहे हैं, तो इसलिए इन लोगों ने इनका विद्रोह नहीं किया था। और इसके अलावा जो हैदराबाद के निज़ाम और ग्वालियर के जो सिंधिया हैं, इन लोगों ने भारतीयों के विरुद्ध अंग्रेजों का साथ दे दिया था। मतलब कुछ ऐसी रियासतें भी थीं जिन्होंने भारतीयों का साथ ना देकर अंग्रेजों का साथ दे दिया था। इसी को लेकर ब्रिटिश प्रमुख जो उस समय थे लॉर्ड कैनिंग, उन्होंने एक कथन कहा था जो डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो ये था कि यदि सिंधिया भी इस विद्रोह में शामिल हो जाते तो कल ही हमें भारत से अपना बिस्तर गोल करना पड़ता। मतलब जो हैदराबाद के जो निज़ाम और जो सिंधिया थे ये लोग भी अगर भारतीयों का साथ दे देते तो अंग्रेजों को पराजित होना पड़ता। तो इसलिए कैनिंग ने कथन कहा था कि अगर ये लोग भी मिल गए होते तो हमें अपना बोरिया बिस्तर बांधना पड़ता। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण बात यह है कि 1857 का जो आखिरी विद्रोही था वो तात्या टोपे था। तो ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि 1857 का जो आखिरी विद्रोही था वो कौन था? तो ये तात्या टोपे थे। इन्हें इनके जो दोस्त थे मान सिंह, इन्होंने मतलब चालाकी से पकड़वा दिया था, उसके बाद इन्हें मार दिया गया था। मान सिंह के द्वारा पकड़वाया गया था इन्हें। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण तथ्य है 1857 के विद्रोह के बारे में कि इसे अपनी आंखों से किसने देखा, मतलब प्रत्यक्ष रूप से इसे किसने देखा? तो वो थे मिर्जा गालिब। इन्होंने इस विद्रोह को अपनी आंखों से देखा था।
अब ये जान लेते हैं कि विद्रोह असफल क्या हुआ, इसके पीछे कारण क्या थे। तो सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण कारण है कि एकता का अभाव था। मतलब जो भारतीय थे, वो एकजुट नहीं थे, वो अपने-अपने हित में लड़ रहे थे। जैसे कि जो कानपुर से जिन्होंने नेतृत्व किया था, नाना साहब द्वितीय ने, वो अपने पेंशन के मुद्दे को सुलझाने के लिए अंग्रेज़ों से नाराज़ थे। और जो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई थी, वो झांसी अंग्रेज़ों को नहीं देना चाहती थी, इसलिए नाराज़ थीं। ऐसे ही अलग मतलब जिन जो-जो इस विद्रोह में कूदे, वो अपने-अपने हित के लिए कूदे थे। मतलब भारतीय भावना नहीं थी उनमें, एकजुटता नहीं थी। और दूसरा क्या था, राष्ट्रवाद का अभाव था। तो अब ज़ाहिर-सी बात है, जब सब अपने-अपने हित के लिए लड़ रहे हैं, तो उनके बीच में मतलब एक राष्ट्र की भावना इतनी ज़्यादा जागृत नहीं हो पाई थी कि वो सब एकजुट हो पाएँ। तीसरी सहभागिता नहीं थी, वही कि नवशिक्षित वर्ग जो था वो इस विद्रोह से दूर रहा। इसके अलावा कुछ जो रियासतें थी, वो भी इस विद्रोह से दूर रहीं। ये एक कारण रहा इसकी असफलता का। इसके अलावा जो भारतीय समाज में प्रचलित बुराइयाँ थी, मतलब जो जाति प्रथा, ये सब जो जाति प्रथा, सती प्रथा इत्यादि चल रही थी, तो इससे हुआ क्या कि एक जाति का लोग दूसरी जाति से ज़्यादा मतलब नहीं रखता था। तो सब लोग बँटे हुए थे। मतलब एक तरह से कहा जाए कि एकता ही अगर होती तो ये विद्रोह जीता जा सकता था। उसके अलावा नेतृत्व का अभाव था, नेतृत्व नहीं था। उसके अलावा जो भारत था विभाजित था, मतलब भारत धर्मों, अपनी संस्कृति को लेकर रिजिड था, तो ये बहुत ज़्यादा विभाजित था भारत। अब आते हैं कि 1857 के विद्रोह का महत्व क्या हुआ था, मतलब इससे जो भारतीय थे उनको सीख क्या मिली थी इस विद्रोह से। तो भारतीय जो थे उनको समझ आ गया था कि केवल सेना के बल पर अंग्रेज़ों से मुक्ति नहीं मिल सकती, उन्हें एकजुट होना होगा, उन्हें अंग्रेज़ों के खिलाफ अपने राष्ट्रवाद की भावना को प्रबल करके इनके खिलाफ एकजुटता के साथ खड़ा होना होगा। तभी हम लोग तभी हम लोग मतलब अंग्रेज़ों को भारत से बाहर निकाल सकते हैं। अब इसका प्रभाव क्या हुआ था? 1857 के विद्रोह का प्रभाव क्या हुआ कि इससे राष्ट्रवाद का उदय होने लगा। मतलब भारतीयों को समझ में आ गया था कि हम लोगों को एकजुट होना पड़ेगा, तभी हम लोग अंग्रेज़ों को बाहर निकाल सकते हैं। तो एक तरह से राष्ट्रवाद की भावना का उदय होने लगा था। इन लोगों को समझ में आ गया था कि हम सबकी प्रॉब्लम एक ही है, वो है अंग्रेज़, और जब तक हम लोग मिल के अंग्रेज़ को नहीं हराएँगे, तब तक ये हम मतलब हम लोग अपने देश को आज़ाद नहीं करा पाएँगे। दूसरा, इसका प्रभाव क्या हुआ था कि 1858 का कानून पारित हो गया था। तो हुआ क्या था कि 1 नवंबर 1858 से जो महारानी थी, उन्होंने प्रत्यक्ष रूप से भारत पर शासन करना आरंभ कर दिया था। इसके अलावा जो सेना थी, उसमें भारतीय सैनिकों के अनुपात में यूरोपीय सैनिकों की संख्या बढ़ाई गई थी, क्योंकि अंग्रेज़ समझ गए थे कि अगर भारतीयों को और अधिक बढ़ाएँगे तो ये लोग और अधिक मजबूत हो जाएँगे, तो इसलिए इनकी संख्या घटाई गई और यूरोपीय सैनिकों की संख्या बढ़ाई गई थी। और दूसरा कि अंग्रेज़ों ने ये भी वादा किया भारतीयों से कि वे भारत के लोगों के धर्म, सामाजिक रिवाजों और जो परंपराएँ हैं भारत की, उनका सम्मान करेंगे, क्योंकि कहीं न कहीं अंग्रेज़ ये समझ गए थे कि अगर हम लोग इनके धर्म के मामले में पड़ेंगे, तो ये लोग फिर से विद्रोह कर देंगे। इसके अलावा जो भारत के गवर्नर जनरल के पद था, उसको वायसराय में परिवर्तित कर दिया गया था। मतलब जो भारत का गवर्नर जनरल होता था, उसका पद भारत के वायसराय में बदल दिया गया था। तो ये रही 1857 के विद्रोह से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। अगर आपको पसंद आई हो ये वीडियो, तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें, और अगर आपका कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। थैंक यू।